हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लीनियर इक्वेशंस हम दो वेरिएबल के लिए कर चुके हैं, जिसमें हमने कम से कम 5 या 6 मेथड हम कर चुके हैं। अलग अलग मेथड से दो वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी हमने सीख ली है। अब हम करेंगे 3 वेरिएबल्स में अगर आपकी लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। 3 वेरिएबल्स में अगर आपकी हैं तो उनको कैसे सॉल्व करें। 2 वेरिएबल एक्स वाई के लिए हम सॉल्व करना सीख चुके हैं अलग अलग मेथड से। अब उसी मेथड को, मैट्रिक्स मेथड को हम 3 वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या करना है। आपने कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी 3 वेरिएबल में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ, इसी से हम रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। c3z इज इक्वल टू d2। थर्ड इक्वेशन आपकी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये मान लो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो गिवन सिस्टम है उसको कन्वर्ट करना है। जैसे 2 वेरिएबल के लिए क्या था, ax इज इक्वल टू b, वेयर ए क्या है आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में वाई के कोएफिशिएंट होते हैं, थर्ड कॉलम में आपके जेड के कोएफिशिएंट, यानी एक्स का कोएफिशिएंट आप कॉलम वाइज लिख दो, a1 a2 a3, फिर वाई के कोएफिशिएंट लिख देंगे b1 b2 b3, जेड के z1 z2 z3। तो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑब्टेन्ड हो जाएगी। वेरिएबल के अकॉर्डिंग लिख दो एक्स वाई जेड, या रो में लिखो तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो किसके एलिमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के, सेकंड इक्वेशन के एंड थर्ड इक्वेशन के। कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट क्या कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। बी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, d1 d2 d3। एक्स आपका जो वेरिएबल्स हमारे हैं, इससे आप फैमिलियर हो कि जो चीज़ें होती हैं इससे आगे काम करते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, ax इज इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या कहते हैं कि आप एक मैट्रिक्स बनाओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड मैं करवा रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल में हो, 3 वेरिएबल में हो, सबके लिए होगा। 4 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपको ये मेथड आ गया तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। कोई भी वेरिएबल हो, जब तक आपका नहीं कहा हो कि वो पर्टिकुलर मेथड की वही लगाना है, उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका श्योर है कि वो क्वेश्चन रुकेगा नहीं अगर आपको एक बार ये मेथड आ गया तो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, ए मैट्रिक्स लिखनी है और बी मैट्रिक्स लिखनी है। फर्स्ट स्टेप आपका ए ऑगमेंटेड बी रहेगा। फिर आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए इसको रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रैंक निकाल लोगे। रैंक किस किस की निकालनी है, सिंपल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की, एक ही से निकल जाएगी, उसी से हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए मैट्रिक्स और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। दोनों की रैंक निकल गई तो 2 नंबर्स आ गए। रैंक मतलब एक नंबर, 2 रियल नंबर है तो 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो सिस्टम हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है हमारा, नो सॉल्यूशन। दोनों की रैंक निकालोगे, एक की ए को रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, कंप्लीट मैट्रिक्स की और अकेली ए की, उसको कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। इक्वल आ गई तब हमारे 2 केस बनेंगे कि रैंक इक्वल है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट। इक्वल में ही कह देंगे ओनली कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक इक्वल आएगी। इक्वल नहीं है तो नॉट कंसिस्टेंट, इक्वल आ गई तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीन सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन 2 तरह के होते हैं हमारे, नो सॉल्यूशन के अलावा 2 सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने कहा कि रैंक इक्वल है तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा यानी 2 केस बनेंगे, तो 2 केस इसको हम कंपेयर करेंगे।
नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। कितने वेरिएबल यूज हुए हमारे 1 2 3। तो अगर ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई n से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गई ज्यादा, तो देखो आने के चांसेस है ही नहीं। जितने वेरिएबल है उतने ही क्रॉस की मैट्रिक्स बनेगी, उतने ही ऑर्डर की बनेगी, तो रैंक उतनी या उससे कम आएगी, तो ज्यादा आएगी नहीं, उससे लेस देन आएगी। लेस देन आएगी तब हमारे हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर रैंक क्या है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इक्वल आ गई तो आपका यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए और ए को ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आई तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना है। मैंने इसको साइड बाय लिख भी दिया है, साथ साथ हम क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन करोगे उससे मेथड आपको क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करोगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना चाहिए, उससे आपको मेथड याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करने कितने हैं। 3 वेरिएबल्स है तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी। m आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी आपकी 3 है, तो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाए तो आपका वहां पर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। यानी n और m में कंपैरिजन करें, अगर n क्या हो, ज्यादा हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन या इक्वल हो या लेस देन हो, 3 केस बनने हैं। n ज्यादा मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा, इक्वेशन कम दी हुई है। वैल्यू आपको 4 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन उससे कम, 3 की है तो 2 दी हुई है या 1 दी हुई है। 4 है तो इक्वेशन कितनी दी हुई है, 3 2 1, कितनी भी हो सकती है, लेकिन उससे कम है तो ऑटोमेटिक आप, जैसे मैं इसमें 3 वेरिएबल है 2 इक्वेशन दे दूं तो आप सॉल्यूशन निकालोगे, बट वो यूनिक नहीं होगा। तीनों वेरिएबल की इक्वेशन से वैल्यू निकल ही नहीं सकती। तो इस केस में आपके 2 ही केस बनेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इक्वलिटी में तीनों केस होंगे, नो सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइट, तीनों केस होंगे इक्वलिटी में। एन अगर आपका क्या है, लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशन, तब भी आपके तीनों होंगे कि इक्वेशन हमें 2 चाहिए थी, दे दी 3, 4 चाहिए थी, दे दी 5 6 7, ज्यादा दे दी तो भी हमारे तीनों केसेस होंगे। बट लेस देन में 2 ही केस आते हैं, आइदर योर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो गिवन इक्वेशन है उससे इतनी कैलकुलेशन तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, कई बार आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन कम ज्यादा होती है तो उससे सॉल्यूशन ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी चाहिए। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m नंबर ऑफ इक्वेशंस। अब हमारी इक्वल है तो तीनों केसेस हैं आपके कि कितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स बनानी है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, x के कोएफिशिएंट लिखोगे फर्स्ट कॉलम में, जहां आपका नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है वो, तो 2 1 1 फर्स्ट कॉलम में। y के कोएफिशिएंट -3 1 और -1। z का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 1 1। z के कोएफिशिएंट हमारे क्या आगे 1। b हमारी क्या थी, कांस्टेंट्स थे हमारे, कांस्टेंट्स की इक्वेशन थी 9 6 2, बी मैट्रिक्स बन गई। और x हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से बनती है, जो कि क्या होगा x y z। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स बनानी है। ए हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, बी हमारे कांस्टेंट्स है जो उसको नॉन होमोजीनियस बना रहे हैं, और x हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स होती हैं और ये आपकी जितना भी वेरिएबल है और नंबर ऑफ इक्वेशन 3 3 है तो 3 by 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका ऑर्डर क्या होता है हमारा, m क्रॉस n क्रॉस m होता है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनानी है। ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स को लिखोगे 2 1 -3 1 -1 1 1 1 एज इट इज, साथ में
बी मैट्रिक्स लिखोगे, बी क्या हो जाएगी आपकी 9 6 2। बी मैट्रिक्स में हमारे क्या है वेरिएबल्स, सॉरी वैल्यूज 9 6 2। सेकेंड स्टेप में हमने, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स ए की रैंक और ए ऑगमेंटेड बी की रैंक के इर्द गिर्द घूम रहा है हमारा रिजल्ट, तो वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। पहले रैंक निकलते ही हमारा रिजल्ट लग जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ए और बी हमें पता होना चाहिए, वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब इसकी हम रैंक निकालें। रैंक निकालने की प्रोसेस आपकी दो हैं, दोनों में से कोई प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, बट मैं ये कहूंगी कि आपको रो एक्लन मेथड वाला फॉलो करना चाहिए। रो एक्लन मेथड को लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो रो एक्लन फॉर्म की पता होना चाहिए कि क्या होती है। कि किसी भी रो में हम जाएं जहां फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिल जाएगी, जहां फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिल जाएगी उसके कॉलम में हर जगह क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इधर कुछ भी हो, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जहां मिली उसके कॉलम में हर जगह उससे नीचे क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। फिर हम सेकंड रो में गए, मान लो यहाँ जीरो, आपको नॉन जीरो एंट्री मिल गई, जरूरी नहीं है वो 1 हो, कुछ भी हो, आपको फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिल गई, तो अब इससे नीचे जीरो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट रो में जाएंगे, मान लो यहाँ आपको मिली ही नहीं जीरो, तो काम आपका यहीं क्लोज हो जाएगा। ये मैट्रिक्स होती है रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म में जितने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी, 1 2 आई हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस आई तो रैंक 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इसको करना, जिस स्टेप से हम इसको याद रख रहे हैं उसी से करना है। आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री लो, यहाँ बन रही है तो ठीक है। अगर आपकी मान लो यहाँ जीरो होता, यहाँ ये इस तरह से होता, तो हम रोज को इंटरचेंज करके यहाँ नॉन जीरो बनाएंगे। रोज को इंटरचेंज करके फर्स्ट एंट्री की क्या बनाएंगे हम, नॉन जीरो। अब हमें बाई चांस नॉन जीरो दी हुई है तो हम एज इट इज लेके चलेंगे। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, इसके कॉलम में यहाँ इन दोनों पोजीशंस पर हमें जीरो बनाना है। हेल्प किसकी लेनी है, फर्स्ट रो की। रोज की हेल्प लेके फर्स्ट एंट्री हमें जीरो बनानी है हर एक रो की। फर्स्ट जीरो को छोड़कर बाकी रोज में ये एंट्री क्या बनानी है हमें, जीरो। तो देखो ऑपरेशन क्या लगेगा हमारा यहाँ पर, कि हम सेकेंड रो में क्या इफेक्ट डाल दें, R2 माइनस या R3 माइनस R2 कर लो, 1 माइनस 1, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 1 बने हुए हैं मल्टीप्लाइड। R3 माइनस R2 की थर्ड में से सेकंड रो को माइनस कर दिया। ऑपरेशन आप कुछ भी लगा सकते हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं, R2 माइनस R3 भी कर सकते हो, उससे प्लस माइनस का फर्क आएगा, वो हमारी रैंक को इफेक्ट नहीं करेगा। रैंक हमें नॉन जीरो एंट्री से मतलब है। फिर थर्ड रो पे मैंने इफेक्ट डाला, थर्ड रो पे इफेक्ट डाला, ये मत कर देना कि R2 माइनस R3। R2 को तो आप पहले इफेक्ट डाल चुके हो, यानी R2 को तो चेंज कर चुके हो, R2 चेंज कर चुके हो, तो अब R2 की हेल्प नहीं लोगे इस स्टेप में, उससे नेक्स्ट में लोगे, जो आएगा रिजल्टेंट R2 आएगा उसकी हेल्प ले सकते हो। R2 R3 पे हमने क्या किया कि R1 में से ट्वाइस ऑफ R3 को माइनस कर दिया, R1 में से ट्वाइस ऑफ R3 को माइनस कर दिया। ठीक है, देखो कैसे किया, ये हमारा हो गया। फर्स्ट रो में हमें कोई इफेक्ट नहीं किया तो इसको एज इट इज रखोगे। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं कि R3 में से R2 घटा रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट 1 माइनस 1 0, माइनस 1 से माइनस 1 यानी माइनस का 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या लगाया, R1 में से ट्वाइस ऑफ R3, इसमें से इसका डबल, यानी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 माइनस 2 0, माइनस 3 माइनस 2 जो कि क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 होके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 1। 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जीरोस बन गई। अब सेकंड रो में जाएंगे, फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री थी, उसमें जीरोस बन चुकी हैं। फिर हमने क्या करना है, रो एक्लन फॉर्म के लिए सेकंड रो में जाना है, जहां नॉन जीरो एंट्री आ रही है उससे नीचे जीरो बनानी है, यानी अब इस माइनस 1 को जीरो बनाना है। इस रो की हेल्प ले लोगे, फर्स्ट रो की हेल्प नहीं लेनी है। अब फर्स्ट रो का काम हो चुका है खत्म, फर्स्ट कॉलम में जीरो आते ही फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सिर्फ सेकंड थर्ड रो की हेल्प लोगे, बची हुई रोज की, उसको आपने छेड़ना नहीं है। अगर उसको लोगे आप, उसकी हेल्प लोगे, तो यहाँ नॉन जीरो बन के आ जाएगा, आप ऐसी भूल भुलैया में फंस जाओगे जिसका कोई एंड नहीं है। पता चला इसको जीरो बनाने गए, ये नॉन जीरो बन गया।
फिर इसको नॉन जीरो बनाने जाओगे, ये नॉन जीरो बन जाएगा। मीन्स वो प्रोसेस एंडलेस हो जाएगी, आपका क्वेश्चन कवर नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजीली 4-5 स्टेप्स में आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट रो की हेल्प नहीं लेनी है, सेकंड की लेनी है, और यहाँ जीरो बनाना है। तो ये दिख रहा है हमें कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, जीरो बन जाएगा। यानी हमें क्या करना है, थर्ड रो पे इफेक्ट डालना है। थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को घटा दोगे। थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को हमने घटा दिया, तो क्या बना हमारा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -3 1 और टेक्लन फॉर्म में 9। सेकेंड रो भी एज इट इज -2 0 माइनस का 4। थर्ड में हमें जीरो बनना है, ये तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें जीरो ही है दोनों एंट्री। यहाँ क्या किया है कि कुछ भी किया हो हम जीरो बना रहे हैं तो ये जीरो बन के आएगा, ऑटोमेटिक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड रो को माइनस किया है और थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये -2 आ गया, ये आ गया आपका -2 से मल्टीप्लाई तो 10, और ये माइनस करना है तो 10 + 4 14। ठीक है, हो गया हमारा काम खत्म। फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री, उसके नीचे कॉलम में जीरो आ गई। फिर हम सेकंड रो में गए, नॉन जीरो एंट्री, उसके नीचे जीरो आ गई। थर्ड रो में गए, अब इसके नीचे रो ही नहीं बची, तो हमारी ये प्रोसेस यहीं एंड कर गई। कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आई है ये आपके, स्क्वायर आई पिवोट पोजीशन जिसको बोलते हैं, 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आई। तो रैंक क्या आ जाएगी, रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। रैंक हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चलिए देखते हैं, रैंक से बस इतना ही आपको करना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो हमें रिजल्ट लगाना है बस, मेन पार्ट जो था हमारा हो चुका है। ये हमारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स थी, तो बी लास्ट वाली थी ना, तो अगर मैं लास्ट कॉलम को छुपा लूँ भाई, इस तरह से लास्ट कॉलम को छिपा लें तो क्या बचेगी, रैंक 3 बचेगी। रैंक ऑफ ए हमारी 3 है। पूरी मैट्रिक्स की अगर रैंक की बात करें तब भी क्या आ रही है, 3 आ रही है हमारी, यानी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, 3 है। ठीक है, रिजल्ट क्या कहता है, अगर आपकी रैंक इक्वल है तो 2 केस होंगे, उससे को किससे कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने थे, 3 थे। रैंक भी कितनी आई है, 3 आई है, यानी ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई तो कौन सी कैटेगरी में गई, यहाँ फर्स्ट की रैंक इक्वल हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तो कितने होंगे सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यानी सिस्टम का क्या होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन को कैसे निकालना है, क्या यूनिक सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका मेथड अभी हमने जो मैट्रिक्स लिखी थी मैं उसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ। क्या आई थी, 2 -3 1 9। नेक्स्ट रो में क्या था, 0 -2 0 और यहाँ पर -4। लास्ट कॉलम में था 0, यहाँ 0 बन गई थी हमारी, और ये वैल्यू हमारी क्या आई थी, माइनस का क्या आई थी बेटा, ध्यान आ रहा है किसी को, क्या आई थी वैल्यू, 2 माइनस का 2 और ये 14, ये आई थी। हाँ जी, यही आई थी, माइनस का 2 और 14। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करें तो फर्स्ट में क्या थे, एक्स के कोएफिशिएंट, सेकंड में वाई के, थर्ड में जेड के थे हमारे, तो इसी की हेल्प लेंगे। फर्स्ट वाला एक्स से मल्टीप्लाई, सेकंड वाला वाई से, थर्ड वाला जेड से। नीचे से स्टार्ट करना है लास्ट रो से, तो जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, -2z = 14, और यहाँ से z = 14 डिवाइडेड बाई -2, जो की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7, यानी z की वैल्यू क्या आ गई, -7। अब सेकंड इक्वेशन को उठा लो, -2 x की वैल्यू 0, -2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, y की रो थी ये y, ये हमारा z का कॉलम था, और ये इक्वल टू का था, तो इक्वल टू -4, और y = -4 डिवाइडेड बाई -2, जिसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी z की वैल्यू -7, y की वैल्यू 2। अब x के लिए फर्स्ट वैल्यू उठा लो, 2x -3y प्लस z = 9। y और z हमारे निकल चुके हैं, 2x = 9 + 3 × y, y की वैल्यू 2
जेड उधर जाके माइनस माइनस का 7 जो कि +7 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 9 + 6 + 7। 9 6 + 7 कितना आ जाएगा आपका 22। 13 और 9 22। 2x = 22 और x = 11, यानी सॉल्यूशन हमारा आ गया x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -7। ठीक है, कर लोगे। मेन स्टेप आपका इसमें क्या है, रो एक्लन फॉर्म। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो रो एक्लन फॉर्म बन के आई है उसमें वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई करते चलो। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल से, थर्ड वाला थर्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ। सिंपल एक एक वेरिएबल स्टेप बाय स्टेप निकलते जाएंगे। फर्स्ट को मत उठाना सबसे पहले, लास्ट से उठाना, क्योंकि लास्ट से सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, उसकी यूज से दूसरे में निकल जाएगी, दूसरे की हेल्प से तीसरे में निकल जाएगी। ठीक है, कर लोगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि लैम्डा और म्यू दे रखा हो और आपसे पूछा जाए तो बताइए कि सॉल्यूशन कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा, कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कोई वेरिएबल दे देगा, कि किस वैल्यू के लिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, किसके लिए इनकंसिस्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ये दे दिया आपका -x + 2y + z = 1, एक इक्वेशन आपको दी हुई है। दूसरी आपका 3x - y + 2z = 1, थर्ड इक्वेशन आपकी दे दी y + λz = 1। अब वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू, कि लैम्डा की क्या वैल्यू ले कि सिस्टम आपका क्या हो, कंसिस्टेंट हो। एक क्वेश्चन बना दिया कि सिस्टम क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। इसी में फिर ये पूछ लिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन रखता हो या फिर उसमें क्या हो, नो सॉल्यूशन हो। मीन्स कई तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इरेज हो जाएंगे। मेथड एक ही होगा, एक ही तरीके से सॉल्व करना। आपने ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स निकालनी है, उससे रैंक निकालनी है। रैंक में निकालते वक्त आपका लैम्डा पे डिपेंड कर जाएगा रैंक, तो उससे आपके अलग अलग केसेस बनेंगे। अलग अलग केसेस की कि लैम्डा की क्या वैल्यू लें तो ये कंसिस्टेंट हो जाए, क्या वैल्यू लें इनकंसिस्टेंट हो जाए, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।